नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम फिर से 10 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको आता है तो इसको नीचे कमेंट में बताओ। 45, 50, 70 का समांतर माध्य निकालना है आपको। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, कई बार मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से 5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं घंटे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूरी। ठीक, घंटे या हम समय लिख सकते हैं। 2 घंटे में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर। 5 घंटे में कितना चलेगा पता नहीं, तो क्या करो, तीर लगा दो। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में दोनों तीर क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 घंटे में 120 चल रहा है तो 5 घंटे में ज़्यादा चलेगा, यानी अगर हम घंटे बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी हमारी बढ़ रही है, इसीलिए सेम डायरेक्शन में तीर लगा है। चलो इसको अब हम लोग लिख लेते हैं, x/120 बराबर 5/2। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 120 बराबर के उस तरफ ले जाओ, 5 × 120/2, इससे काटेंगे तो 60 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो ये क्या हो गया, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में रेलगाड़ी जाएगी 300 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। कई लोगों की डिमांड है कि तीर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका एक वीडियो अलग से बना दिया जाए, तो वह मैं अलग एक वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कोई टॉपिक पर आपको डिमांड है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर अनुपात दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी लंबाई और चौड़ाई की, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पर हम अगर x मान लें तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 5:4 दे रखा है, तो लंबाई का 5 दे रखा है तो हम इसको 5x मान लेते हैं। इसी तरह चौड़ाई को हम लोग क्या मान सकते हैं, 4x, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर 5:4 का दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कमरे का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 80 वर्ग मीटर। ठीक, तो क्षेत्रफल होता ही है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 4x बराबर 80। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 4 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौको 20 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो 5 चौको 20 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। x² कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हम लंबाई निकालनी है तो लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है, 5x, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2। 5 × 2 = 10 मीटर। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लंबाई किस तरह निकाली गई। अगर अनुपात दे रखा है तो उसको x मान लो और दोनों में x जोड़ दो। 5:4 है तो लंबाई को मान लो 5x, चौड़ाई को मान लो 4x। अब कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के बराबर इसकी वैल्यू रख दो और जहाँ जो कैलकुलेशन करना है उसको कैलकुलेशन कर लो और आपका लंबाई या चौड़ाई कुछ भी पूछे आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर केवल समय दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है कि 20 वर्षों में मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। मान के चलो कि मूलधन कितना है, x है, और ये कह रहे हैं कि मिश्र धन कितना है, 4 गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4x। सीधी सी बात है। अब ये बताओ, मूलधन अगर x है, मिश्र धन 4x है, तो हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा। ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन घटा दो, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वही ब्याज होता है।
तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x। तो ये चीज़ आप समझ में आई कि नहीं? क्या होता है मिश्रधन, होता क्या आखिर? मूलधन प्लस ब्याज। ये मूलधन है x और ब्याज है आपका 3x। तो मिश्रधन निकालना तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, x प्लस 3x इक्वल टू 4x। यहाँ पर देखो 4x है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या क्या है? मूलधन है, ब्याज है और ये आपका समय दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर आसानी से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। SI वाला फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक, SI आपका यानी ब्याज दे रखा है 3x, P यानी मूलधन दे रखा है x, रेट आपको निकालना है तो ऐसे ही रख दो, T यानी टाइम दे रखा है 20 और बटे में 100। 20 पंचे 100 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये x और ये x कट जाएगा, ये 5 यहाँ है डिवाइड में तो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 इंटू 5 इक्वल टू r, जब 3 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो रेट यहाँ पर यानी दर कितनी निकल के आ गई? दर निकल के आ गई 15%। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बस आप यहाँ पर ये निकाल लो कि आखिर इसमें कितना ब्याज बन रहा है, कितना मूलधन। मूलधन तो हमने अगर x मान लिया तो इसमें ब्याज कितना बनेगा, क्योंकि मिश्रधन तो 4 गुना हुआ जा रहा है। जब मिश्रधन 4 गुना हुआ जा रहा है तो उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? मूलधन घटाना पड़ेगा मिश्रधन में, तो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है वही तो ब्याज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अल्पवयस्क खाता क्या होता है? अल्पवयस्क खाता एकदम सिंपल भाषा में समझो। यदि खाता खोलने वाले की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो अल्पवयस्क खाता खोलेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि उसकी उम्र 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो खाता खुलवाते हैं वो अल्पवयस्क खाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 0.072 इसको क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमने क्या बताया था कि पहला नंबर पकड़ो। यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है? 7। फिर उसके बाद दशमलव लगा दो और उसके बाद जितने भी नंबर हो वो लिख दो। ठीक, अब ये हो गया 7.2 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो दशमलव है ये खिसक के किधर? इस साइड गया है, 1 2, यानी ये अपोजिट साइड जा रहा है। अभी तक क्या होता था? ये हम लोग क्या करते थे? दशमलव को इधर खिसकाते थे। अब ये दशमलव इस तरफ जा रहा है। 7.1 2 कितने अंक खिसका है? 2 स्थान खिसका है, तो यहाँ पर -2 लगाना पड़ेगा। जब भी ये दशमलव राइट साइड में खिसक जाए, मानक रूप की बात कर रहा हूँ, कहीं और इसको अप्लाई मत कीजिएगा। अगर ये दशमलव, जैसे ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, देखो यहाँ 7 के बाद आ गया, इधर से खिसक के इधर आ गया, तो ये राइट साइड में खिसक गया, तो जो पावर आप लगाएंगे 10 में वो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, अब जब भी लेफ्ट साइड में आ जाए कि आपको लेफ्ट साइड में दशमलव खिसकाना पड़ा, तो जो पावर होगी उसमें प्लस लगेगा, प्लस की पावर लगेगी। ठीक है, चलो इसको हम एक एग्जांपल भी करके दिखा देते हैं। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है 72.50, इसको आपको क्या करना है? इसको मानक रूप में लिखना है। तो हमने क्या बताया था? पहला नंबर पकड़ो, पहला नंबर ये पकड़ लिया, फिर पॉइंट लगा दो। इसके बाद जितने भी नंबर है 0 को छोड़ के बाकी सब लिख दो। 0 अगर लास्ट में तभी छोड़ना है, अगर बीच में कहीं 0 तो उसको भी लिखना पड़ेगा। 1 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की पावर लगाओ। अब ये देखो कितने अंक खिसका है? 1 2। कितने अंक खिसका है? 1 2। लेफ्ट साइड में खिसक के जा रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस में लगेगा। क्लियर हो गई बात? दोनों कंडीशन हमने बता दी, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। शेयर का अंकित व बाजार मूल्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको आता भी होगा, जिसको नहीं आता वो समझ लो। जो अंकित मूल्य होता है इसकी परिभाषा पहले ध्यान से सुनो। जिस मूल्य पर कंपनी शेयर निर्गत कर सकती है या कहते हैं इशू करती है, जिस मूल्य पर कंपनी शेयर जारी करती है वह मूल्य अंकित मूल्य होता है। और बाजार मूल्य की अगर बात करें, बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर शेयर की खरीद बिक्री होती है। बात समझ में आ गई? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर शेयर की खरीद और बिक्री होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अंकित मूल्य
शुरुआत में जब कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है तो उस समय जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए एवं उसका प्रकार भी बताइए। तो इसका पहले समुच्चय लिख लेते हैं। ए ब्रैकेट के अंदर स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ये लो हो गया स्वरों का समुच्चय, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इसका प्रकार भी बताओ। अब ये बताओ, इसमें देखो ए ई आई ओ यू कितने हैं? 5 हैं, यानी 5 से ज़्यादा तो स्वर हो नहीं सकते। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सीमित समुच्चय, क्योंकि इनकी संख्या सीमित है इसीलिए ये सीमित समुच्चय, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 5 है तो 5 ही रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये सीमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समतुल्य समुच्चय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। समतुल्य समुच्चय आखिर क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी, साथ ही साथ उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले इसकी आप परिभाषा देख लो। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो परंतु सदस्य अलग अलग होते हैं समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन अगर कहें उदाहरण बताओ तो इसका उदाहरण भी आप देख लो। मान के चलो एक समुच्चय है a बराबर 2 4 6 8, ठीक है, एक समुच्चय में ये दे रखा है, और दूसरे समुच्चय में दे रखा है a b c d, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो a वाला समुच्चय है इसकी संख्या, इसके सदस्यों की संख्या कितनी? 1 2 3 4। उसी तरह आप b वाले में देखो कितने सदस्यों की संख्या है? 1 2 3 4। यानी यहाँ पर जो इसके सदस्य हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो समान है। तो यहाँ पर हम इस तरह ये पूरा एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं, और समतुल्य समुच्चय की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ हो गई, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब दो चीज़ें से परिभाषा भी पूछ रहे उदाहरण भी पूछ रहा है तो यहाँ पर इसके 2 नंबर में आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं, और आपको इस तरह पूरा लिखेंगे तो आपके 2 नंबर कोई भी काट नहीं सकता। देखो डीएलएड में जो मार्किंग होती है ना वो बड़ी स्मूथ होती है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख दिया ना तो आपको नंबर दे दिया जाता है, तो इसीलिए आप उससे रिलेटेड ज़रूर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 64 की पावर -2/3। अब यहाँ पर हमने आपको कई बार सिखाया है कि अगर पावर 1/2 यानी भिन्न के फॉर्म में आ जाए तो उसका जो हर है उसको पकड़ो। कितना है हर? 3 है। 3 है यानी 3 जब पावर में होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे तो घन कहते हैं। अब ये बताओ 64 क्या किसी का घन हो सकता है? 64 किसका घन होता है? देखो 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। तो हम इसको घन के फॉर्म में लिख लें, 4 की पावर 3 ब्रैकेट में -2/3, ठीक। अब यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पावर आ गया, यानी इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 × -2/3, ये 3 और ये -2/3 इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 की पावर -2। अब 4 की पावर -2 है, इसको प्लस में करने के लिए हमें 4 को नीचे भेजना पड़ेगा, 1/4 की पावर 2। इसका आंसर आएगा 1/16। 1 की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? 64 की पावर -2/3 का आंसर कितना आया? 1/16। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 पावर में लगा है -2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, इसको हम देखो 2 तरीके से करते हैं। जो तरीका आपके अच्छे से समझ में आ जाए वही आप अपना लो। हमने क्या बताया था, जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को हर में भेज देते हैं और हर को अंश में भेज देते हैं। तो हम 5/4 -2 ये लिख देते हैं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस में है, जब ये माइनस में पावर होती है तो अंदर वाले ऊपर नीचे कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 4/5 की पावर 2 आंसर आ जाएगा 16/4।
25। ठीक, आंसर इसका, अब इतना आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये 16/25 नहीं पूछ रहा है, ये केवल गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इतना आपने लिख दिया तो एकदम सही है। दूसरा तरीका देख लो, 4/5 की पावर -2 लिखा हुआ है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करो, अगर पावर में संख्याएं दे रखी, जैसे 4/5 की पावर -2, तो ये जो संख्या है बस इसका साइन चेंज कर दो, 4/5 की पावर 2 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4/5 की पावर 2 होता तो हम यहाँ पर -2 कर देते और गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता। चाहे आप इसको अपना लो और चाहे इसको अपना लो। इसको अपनाओगे तो ये केवल पावर वाले में काम करता है जिसमें पावर लगी हो, और इसको अपनाओगे तो ये एक बेसिक तरीका है, इसमें चाहे केवल अकेले भिन्न हो चाहे केवल अकेले संख्या हो, आपका इस तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से कब सॉल्व होगा, जब आपकी पावर होगी किसी न किसी भिन्न में या किसी नंबर में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पर वो क्वेश्चन को देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में। 45, 50, 70 इसका समांतर माध्य। देखो जिसको आता होगा उसने स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपने अभी तक आंसर नहीं दिया तो फटाफट वीडियो को रोकिए और इसका आंसर नीचे कॉमेंट में बताइए। समांतर माध्य निकालते हैं। देखो समांतर माध्य एक तरीके से कह सकते हैं आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। देखो डीएलएड में करना है ना, तो इसको एक विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। विधिवत तरीके से करेंगे तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब 1, 2, 3 आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसको आप जोड़ लो, 5 और 7, 5 12, 12 4 16, 3 5 15, 3 5 15। कितना समांतर माध्य निकल के आ गया, 55 निकल के आ गया। तो जिसका 55 आंसर है, जिसने कमेंट में 55 लिखा है उसका बिल्कुल सही है, उनको बहुत बहुत बधाई अगर आपका समांतर माध्य 55 आया है तो। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डिमांड हो तो आप नीचे कमेंट में बताइए, जिसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं या उसके अलग से एक वीडियो बना के दे सकूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।